हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMC IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। आयनन ऊर्जा बोलो, देखो आयनन ऊर्जा को ही मैं बताना चाहूंगा कि आयनन ऊर्जा को ही आयनन एंथैल्पी कहते हैं, आयनन एंथैल्पी, और आयनन एंथैल्पी को ही विभव भी कहते हैं। तो अगर आपको आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कुछ भी दिखे, उनका मतलब एक ही है, ये तीनों एक ही है। ओके, तो क्या होती है आयनन ऊर्जा? अगर मैं आपको इसको सिंपल समझाऊं तो किसी गैसीय परमाणु के बाध्यम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसी गैसीय परमाणु के बाध्यम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाध्यम कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसे IE या डेल IS से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों में से किसी से भी आप दर्शा सकते हो। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है, एक तो विलगित। विलगित का मतलब होता है अकेला, मतलब अकेला गैसीय परमाणु, एक परमाणु होना चाहिए गैसीय, वो भी। अब यहाँ पर हमने बात की केवल गैसीय की, हमने यहाँ पर द्रव्य या ठोस की बात क्यों नहीं की? क्योंकि जो द्रव और ठोस होते हैं उनमें क्या होता है, अणु परमाणु पास पास में होते हैं, अणु और परमाणु पास पास में होते हैं, इनमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। तो आकर्षण बल ज्यादा होता है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला जा सकता। लेकिन आपको पता है गैस में जो परमाणु अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो इनमें आकर्षण बल भी बहुत कमजोर होता है, तो इनमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। तो यही रीजन है कि हम यहाँ पर विलगित गैसीय परमाणु, विलगित यानी अकेला, गैसीय यानी गैसीय परमाणु लेते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी आयनन ऊर्जा की परिभाषा। अब देखो मैं इसको आपको समझाता हूं कि क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कोई एक परमाणु है A, आपके पास में कोई A परमाणु है जो गैसीय अवस्था में है। ओके, आपने इसको क्या की, ऊर्जा दी, हम वो ऊर्जा को IE से डिनोट कर रहा हूं। आपने इसको ऊर्जा दी, कोई परमाणु था गैसीय परमाणु, आपने इसको ऊर्जा दी तो यह क्या करता है, अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। इसने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर दिया। जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस परमाणु पर धनावेश चार्ज आता है, और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश चार्ज आता है। इसने इलेक्ट्रॉन का निष्कासन किया, बाहर निकाला, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया। ओके, अब आप क्या करो कि जैसे आपके पास में ये परमाणु, ये भी गैसीय अवस्था में है, क्योंकि ये गैस था तो ये भी गैसीय अवस्था में था। अब इसमें से आपको ऊर्जा, मतलब आप इसको भी ऊर्जा दो, आप इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो आप इसको ऊर्जा दोगे IE। देखो मैंने यहाँ पर जो ऊर्जा दी, मैं इसको IE1 कह रहा हूं और इसको मैं IE2 कह रहा हूं, है ना। आप जब इसको ऊर्जा देते हो तो इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और यहाँ पर +2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि +1 तो पहले ही है, +1 तो इस पर पहले ही है, एक इलेक्ट्रॉन और निकला तो +2 आ गया। अब आप इस A+2 से भी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो इसके लिए भी आपने ऊर्जा दी, जिसको मैं IE3 से डिनोट कर रहा हूं, और जब इसमें से ऊर्जा दी तो ये क्या बन गया, A+3+1 इलेक्ट्रॉन, है ना। सिंपल परमाणु तो आपने ऊर्जा दी, एक इलेक्ट्रॉन निकला, A+1 बना। इसमें इसको भी आपने ऊर्जा दी, इलेक्ट्रॉन निकला, A+2 बना, और A+2 को भी आपने ऊर्जा दी, इलेक्ट्रॉन निकला और A+3 बना। आगे आपको समझ में कि किसी भी परमाणु हो गया, उसको आपने ऊर्जा दी तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर देता है और इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसको IE1, IE2 और I3 इसको बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा। प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, और इसको बोलते हैं तृतीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा। यहां पर एंथैल्पी लिख रहा है, एंथैल्पी लिख देता हूं। वैसे एंथैल्पी ऊर्जा एक ही है ना, तो इसको मैंने प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तृतीय आयनन एंथैल्पी नाम दे दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है, किसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती है, IE1 ज्यादा है या IE2 ज्यादा है या IE3 ज्यादा है। तो इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मैं आपको बताऊं, तो इसका जो ऑर्डर होता है ना, इधर लिख देता हूं। जो ऑर्डर होता है कि आयनन ऊर्जा का,
वो होता है आपके IE1, IE2 एंड IE3। ये इनका क्रम होता है। ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है कि तीसरी आयनन एंथैल्पी जो होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है, उससे थोड़ी कम होती है IE2 और उससे कम होती है IE1। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। तीसरी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती है, उससे कम दूसरी और उससे कम पहली होती है। अब आपके मन में आया कि ऐसा क्यों होता है कि ये सबसे ज्यादा और ये सबसे कम है। इसका रीजन भी मैं आपको समझा देता हूं 2 मिनट में। देखो, मैं आपको कोई एक परमाणु लेकर समझा रहा हूं, जैसे एल्यूमिनियम है, मिटा देता हूं इसको पूरे को। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है ना, इसका ये परमाणु क्रमांक 13 होता है, मतलब इसके अंदर 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 होता है। मैं इसको आपको बनाकर बताऊं तो ये इस तरह से बनता है। ये आपके नाभिक, एक कक्षा, दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। देखो इसके अंदर 3 है ना, 3 कक्षा। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। ये आपके एल्यूमिनियम हो गया। और यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 13 प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपने क्या किया, ये एल्यूमिनियम था, आपने इसको आयनन ऊर्जा दी, IE1 दी, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये बन गया एल्यूमिनियम +1 और 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, त्याग दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया। एल्यूमिनियम था, ऊर्जा दी, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और क्या बन गया, एल्यूमिनियम +1 बन गया। 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या त्याग दिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, त्याग दिया। अब आप देखो कि प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 13, प्रोटॉन कितने हैं 13 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन की संख्या की ओर बढ़ गई है। प्रोटॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, जबरदस्त वाला आकर्षण होता है। जब आकर्षण होता है तो इसका मतलब आकर्षण हो रहा है। अगर इसके अंदर आकर्षण हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इनके सब के बीच में आकर्षण हो रहा है, इनके बीच में आकर्षण हो रहा है, सब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण हो रहा है। अब इनके बीच में आकर्षण हो रहा है, पहले आकर्षण हो रहा था तो थोड़ा कम हो रहा था। क्यों कम हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर 13 प्रोटॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पर 13 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा हो गया। अगर अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे इसकी तुलना में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, मुझे इसकी तुलना में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो गया, आकर्षण बढ़ गया है। आकर्षण बढ़ गया तो ऊर्जा भी ज्यादा देनी पड़ेगी। कोई चीज ज्यादा पास में आ गई, ज्यादा चिपक तो उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो एल्यूमिनियम +1 को अगर मैं ऊर्जा दू IE2 तो ये क्या होने लेगा, एल्यूमिनियम +2 और 1 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चला जाएगा, है ना। क्योंकि आपने इसको ऊर्जा और ऊर्जा ये ज्यादा देनी पड़ेगी इसकी तुलना में। तो मान लो आपने ये ऊर्जा दी और ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया। अब देखो प्रोटॉन तो 13 है और इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 11 बचे हैं। ये तो प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो अब तो प्रोटॉन की संख्या और ज्यादा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन और कम हो गए, तो आकर्षण और ज्यादा बढ़ गया। यहाँ इसकी तुलना में भी आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये वाला आकर्षण और ज्यादा बढ़ गया। अब अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन भी निकालना ना तो ऊर्जा आपको और ज्यादा देनी पड़ेगी। ऊर्जा आपको क्या करनी पड़ेगी, और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम +3 और +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब आपको इसकी तुलना में ऊर्जा आपको और ज्यादा देनी पड़ेगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि प्रोटॉन तो एच 13 प्रोटॉन ही है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कम होते जा रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, आकर्षण और जबरदस्त बढ़ता जा रहा है, आकर्षण और बढ़ता जा रहा है। तो इसको तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा भी क्या होनी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये इसका क्रम क्या हो जाएगा, IE1 सबसे कम, IE2 इससे ज्यादा और IE3 सबसे ज्यादा। ये ऑर्डर होता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होता है, तो ये आपको ऑर्डर बताना होता है कि ये इसका ऑर्डर होता है आयनन ऊर्जा का। ठीक है। तो ये आपका आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी का मैंने आपको क्रम बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं कि आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक जो इस पर इफेक्ट डालते हैं, कि मतलब हमको बताना है कि आयनन ऊर्जा अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, 5 से दाई जाती है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो बताना हमें। अब हम पढ़ते हैं आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक है जो आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें प्रभावित करने वाले कारक में, वो पढ़ते हैं हम परमाणु आकार। परमाणु आकार, देखो मैं इसको आपको सही समझाता हूं, परमाणु आकार क्या होता है।
परमाणु आकार कैसे आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करता है वो देखो। माना है मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये आपके पास में एक परमाणु है, ये नाभिक है, ये एक परमाणु है, ओके, और इधर आपके पास में कोई दूसरा परमाणु है। आपको देखने से पता चल रहा होगा ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा परमाणु, ये बड़ा परमाणु, पता चल रहा है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं कि आकर्षण कहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है, आकर्षण कहां पर ज्यादा हो रहा है, तो आप डायरेक्ट बता दो कि सर ये आपके नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इतने पास पास में, तो यहाँ पर तो आकर्षण बहुत ज्यादा होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। और यहाँ पर आकर्षण कम है। यहाँ पर आकर्षण तो हो रहा है लेकिन इसकी तुलना में कम हो रहा है। यहाँ पर देखो कितने पास पास में। भैया मैं बता चुका हूँ कि नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण होता है, तो ये इतने पास पास में है तो इनमें तो आकर्षण बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ पर है आकर्षण भी हो रहा है लेकिन इसकी तुलना में कम हो रहा है, इसकी तुलना में आकर्षण कम हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं आकर्षण ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के बीच के आकर्षण ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पर आकर्षण क्या हो रहा है, आकर्षण यहाँ पर जो हो रहा है वो कम हो रहा है ना। अब आपको पता है यहाँ पर आकर्षण ज्यादा है, इनके बीच में प्यार मोहब्बत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में प्यार ज्यादा है, तो आपको इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसको तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी तो टूटेगा, क्योंकि आकर्षण ज्यादा है। तो इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा दोगे तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। आयनन ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। आकर्षण ज्यादा तो ऊर्जा भी ज्यादा, आकर्षण ज्यादा तो ऊर्जा भी ज्यादा। और यहाँ पर आकर्षण कम है, अगर आकर्षण कम है तो आप थोड़ी सी ऊर्जा दोगे, इलेक्ट्रॉन वैसे बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। आयनन ऊर्जा क्या होगी यहाँ पर, कम। आयनन ऊर्जा यहाँ पर कम हो गई। क्यों कम होगी, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण कम, आपने थोड़ा सा धक्का लगाया, थोड़ी सी ऊर्जा दी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आकर्षण ज्यादा है, यहाँ पर आपको ऊर्जा क्या होनी, ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो आपको इससे समझ में आया होगा कि जो परमाणु का आकार अगर बड़ा है, परमाणु का आकार बड़ा है तो आयनन ऊर्जा कम है, पर परमाणु का आकार यदि छोटा है तो आयनन ऊर्जा ज्यादा है। तो इससे पता चल गया कि परमाणु का आकार व्युत्क्रमणानुपाती होता है आयनन ऊर्जा के, आयनन ऊर्जा के। आयनन ऊर्जा की क्या होता है, परमाणु आकार व्युत्क्रमणानुपाती होता है, मतलब परमाणु आकार अगर ज्यादा तो आयनन ऊर्जा कम, और अगर परमाणु आकार छोटा तो आयनन ऊर्जा ज्यादा। ओके, ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर समझा रखा है। मेन रूप से आप ध्यान रख लो, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण जितना ज्यादा होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ज्यादा होगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अधिकतम आकर्षण होता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, और प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा तो परमाणु का आकार छोटा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या, आकर्षण ज्यादा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या, आकर्षण ज्यादा, आकर्षण ज्यादा। देखो मैं ज्यादा का चिन्ह होता है तो मैं ऐसा करता हूं, और कम का चिन्ह होता है तो मैं ऐसा बताता हूं, ठीक है। आकर्षण यदि क्या ज्यादा है, आकर्षण ज्यादा है, आकर्षण ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण क्या है, ज्यादा है। यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण ज्यादा है तो आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा भी तो ज्यादा देनी होगी। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा भी तो ज्यादा देनी होगी। इसलिए यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है मतलब क्या है, मतलब कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण ज्यादा है तो आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा भी ज्यादा देनी होगी। मतलब कि प्रभावी नाभिकीय आवेश समानुपाती होता है आयनन ऊर्जा के, किसके, आयनन ऊर्जा के। आयनन ऊर्जा की क्या होता है, समानुपाती होता है। कौन, प्रभावी नाभिकीय आवेश, है ना। आपको ये पता होना चाहिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या है, बाकी तो आप समझ जाओगे। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब आकर्षण ज्यादा तो आयनन ऊर्जा भी ज्यादा। ओके, फिर थर्ड हम पढ़ते हैं अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षक। अर्धपूरित एंड पूर्णपूरित कक्षक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अर्धपूरित एवं जो पूर्णपूरित कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व ज्यादा होता है। सेकंड चैप्टर के अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं। जैसे P की बात करते हैं तो P6 और P3, D की बात करते हैं D10
D5 और F की बात करते हैं तो F14 F7। ये पूर्ण पूरित है, ये अर्धपूरित है। इनका स्थायित्व ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं P के अंदर P2 लिख दूं या मैं P5 लिख दूं तो इनका स्थायित्व अगर इनमें पूछे स्थायित्व किसका ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा स्थायित्व होगा P6 का, फिर P3 का, फिर P5 का और फिर P2 का स्थायित्व ज्यादा होगा। मतलब इनका स्थायित्व ज्यादा होता है, इनका स्थायित्व इनकी तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर स्थायित्व ज्यादा है, अगर क्या है स्थायित्व ज्यादा है, स्थायित्व ज्यादा हो इसका मतलब क्या होता है कि वो स्थायी होता है। स्थायी होता है मतलब वो आगे रिएक्शन नहीं करना चाहता है, वो अपने न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, नहीं देना चाहता है। स्थायित्व का मतलब ये है, ठीक है। तो अगर स्थायित्व ज्यादा है तो अगर हमें से इलेक्ट्रॉन निकालने, जो वो नहीं करना चाहता कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले, लेकिन फिर भी हम चाह रहे कि उससे इलेक्ट्रॉन निकले तो हमें ऊर्जा भी ज्यादा देनी होगी, हमें ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा देनी होगी। अगर ऊर्जा ज्यादा देनी होगी मतलब आयनन ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। आयनन ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब जैसे P3 है और ये इस तरह से है, इस तरह से है। अगर आपसे पूछे कि किसमें से इलेक्ट्रॉन मतलब आसानी से निकल सकता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ऊर्जा इसकी तुलना में ज्यादा देनी होगी। यहाँ पर कम ऊर्जा देनी होगी, यहाँ पर ज्यादा ऊर्जा देनी होगी। इसलिए अर्धपूरित, ये अर्धपूरित है ना, ये अर्धपूरित है, P3 अर्धपूरित है। और अर्धपूरित क्या होता है, समानुपाती होता है आयन ऊर्जा के। ओके, तो ये आपके थर्ड पॉइंट था, अर्धपूरित एंड पूर्णपूरित। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट, भेदन क्षमता। भेदन क्षमता, देखो भेदन क्षमता क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। भेदन क्षमता का मतलब होता है, भेदन क्षमता का मतलब होता है कि जो कक्षक होते हैं ना SPDF, ये जो हमारे कक्षक होते हैं ना, इनके नाभिक के समीप रहने की जो प्रवृत्ति होती है वो भेदन क्षमता कहलाती है। और देखो इसको सही समझो, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है ये आपके नाभिक है, नाभिक के पास में सबसे पहले कौन सा कक्षक आता है, S कक्षक आता है। फिर सेकंड में कौन सा आता है, SP आता है। फिर थर्ड की बात करते तो SPD और फिर फोर्थ की बात करते तो SPDF, इस तरह से कक्षक आते हैं। तो अगर मैं आपसे इनसे पूछूं कि नाभिक के सबसे समीप कौन सा कक्षक है तो आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा समीप तो S कक्षक है। और मैं कहूंगा बिल्कुल सही, आपने एकदम सही जवाब दिया कि S कक्षक नाभिक के सबसे ज्यादा समीप है। उसके बाद में P, उसके बाद में D, उसके बाद में F, ये नाभिक के होते हैं क्रम। तो सबसे ज्यादा समीप S है, सबसे ज्यादा समीप नाभिक के जो कक्षक है वो S कक्षक है, ये S कक्षक है, ये S कक्षक नाभिक से सबसे ज्यादा समीप है। तो अगर ये सबसे ज्यादा समीप है तो आकर्षण भी इसमें सबसे ज्यादा होगा। मतलब अगर नाभिक का आकर्षण अगर पूछे सबसे ज्यादा किस पर होगा तो S पर होगा। और S पर अगर आकर्षण ज्यादा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा भी ज्यादा देनी होगी, क्योंकि आकर्षण ज्यादा है, आकर्षण ज्यादा है तो उस आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी होगी, तो आपकी आयनन ऊर्जा भी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं बात करूं भेदन क्षमता की, भेदन क्षमता में सबसे ज्यादा किसका होता है तो S सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में P, फिर D और फिर F। ये आयनन ऊर्जा का क्रम होता है, आयनन ऊर्जा क्रम। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा देनी होगी, फिर P, फिर D और फिर F। ओके, अब इनसे रिलेटेड, इन दोनों सवालों से रिलेटेड मैं आपको एक सवाल कराऊंगा। ये होते ही आपको एक सवाल कर ही देता हूं, है ना। आपको ध्यान रखना है कि S की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है क्योंकि नाभिक के सबसे ज्यादा समीप होता है, और जो नाभिक के सबसे ज्यादा समीप होता है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ती है क्योंकि आकर्षण ज्यादा होता है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े ना वो मैंने आपको आकर्षण से रिलेटेड, आकर्षण प्रतिकर्षण ही कर रहे हैं। अगर आकर्षण ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी होगी, और आकर्षण कम, यानी आकर्षण कम है तो ऊर्जा ज्यादा नहीं देनी होगी, ऊर्जा कम देनी होगी। ओके, तो ये आयनन ऊर्जा क्रम में ध्यान रख लेना। और फिर एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर अगर बात करें तो ये हो गया लास्ट। एक और पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लिया है लेकिन एक और बता देता हूं। प्रभावी नाभिकीय आवेश, सॉरी प्रभावी नाभिकीय आवेश पढ़ चुके हैं। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण जो प्रभाव होता है ना हमारा, वो क्या होता है, वो व्युत्क्रमणुपाती होता है आयनन ऊर्जा के, आयनन ऊर्जा। तो ऐसा क्यों होता है, परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश की मैंने अलग वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना, इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, चैप्टर 3 का। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है ना वो क्या करता है, एक शील्ड बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये आपके नाभिक है और ये कोई दो कक्षा है, एक कक्षा ये, एक कक्षा ये। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना।
तो नाभिक का आकर्षण क्या होता है, यहाँ पर प्रोटॉन है, आकर्षण इन दोनों पर भी होता है और बाहर वाले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर भी आकर्षण होता है प्रोटॉन का, है ना। पर अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिससे ये दूरी बढ़ जाती है, ये वाली दूरी क्या होती है, बढ़ती है, दूरी बढ़ती है, आकार बढ़ता है। अगर आकार बढ़ता है तो इस परमाणु में नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है और ये बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होती है, दूरी बढ़ती है। अगर दूरी बढ़ती है तो आकर्षण कम होता है, और आकर्षण कम होता है तो आयनन ऊर्जा कम लगती है इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में, क्योंकि थोड़ी सी ऊर्जा देंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, थोड़ी सी ऊर्जा देंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि आकर्षण यहाँ से कम हो जाता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण क्या होती है, आयनन ऊर्जा कम हो जाती है। तो ये हमने इसको प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ लिए हैं, परमाणु आकार, प्रभावी नाभिकीय आवेश, अर्धपरित पूर्णपरित कक्षक, भेदन क्षमता और परिरक्षण प्रभाव। ओके, अब मैं आपको एक सवाल करा देता हूं, उस सवाल के अंदर हम 3 सवाल कर लेंगे एक ही सवाल के अंदर, है ना। मिटा दो इसको। ओके, देखो क्वेश्चन है, ये आपको तत्व दे रखे हैं, मतलब ये बता दो सेकंड आवर दे रखा है, और इससे आपसे पूछा है कि आयनन ऊर्जा का क्रम बताइए, आयनन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। ओके, मैं एक चीज बताना जो भूल गया, वो है कि हमने इतने जो इफेक्ट पढ़े तो उनमें से हमें पता चल गया कि अगर परमाणु आकार, में परमाणु आकार से रिलेटेड बता रहा हूं, परमाणु आकार और आयनन ऊर्जा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या पढ़ा है, परमाणु आकार व्युत्क्रमानुपाती होता है आयनन ऊर्जा के, आयनन ऊर्जा के, ये हमने पढ़ा है ना। मतलब अगर परमाणु का आकार ज्यादा तो आयनन ऊर्जा कम। अगर परमाणु का आकार ज्यादा कहां पर होता है, मैंने बताया कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार क्या होता है, ज्यादा होता है। परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु साइज ज्यादा होती है। अगर वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या ज्यादा है तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी ना। आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा कम होगी। और सारणी में बाह्य सिधाई चलने पर, ऐसे और सारणी में बाह्य सिधाई चलने पर क्या होता है, परमाणु साइज घटती है, परमाणु साइज घटती है। अगर परमाणु साइज घटती है तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार बढ़ रहा है, आयनन ऊर्जा कम होगी। बाह्य सिधाई चलने पर परमाणु साइज कम हो रही है, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। ओके, बस ये पॉइंट ध्यान रख लेना। अब आपको इसे पूछे कि इसको आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, आप देखोगे ये सेकेंड आवर्त का, आप देख पा रहे हो कि किसका, सेकेंड आवर्त का है। तो सेकेंड आवर्त में आवर्त सारणी का बाह्य सिधाई चलते तो आपको पता है कि परमाणु का आकार कम होता है, आयनन ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। परमाणु का आकार कम होता है, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। तो आप जोश जोश में क्या करते हो, ये वाला क्रम लिख देते हो। ये वाला आप ऑर्डर लिखकर आ जाते हो, तो एग्जाम में दिया भी होता है ऑप्शन में अगर हो तो, लेकिन ये क्या है, गलत है, गलत है ये। इसका सही ऑर्डर क्या है वो मैं बताता हूं। वैसे इसके अंदर गलती कहां पर वो मैं बता देता हूं। इसके अंदर जो गलती वो यहां पर है और यहां पर है। अब क्या है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेरिलियम और बोरोन की। बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, बोरोन 1s2 2s2 एंड 2p1, 1s2 2s2 और 2p1। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, s कक्षक के अंदर। यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, p कक्षक के अंदर है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भेदन क्षमता के बारे में कि s कक्षक की भेदन क्षमता ज्यादा होती है, p कक्षक की कम होती है s की तुलना में। तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक के अंदर, मतलब जो नाभिक में है, नाभिक s कक्षक के प्रति आकर्षण क्या ज्यादा है। यहाँ पर आकर्षण ज्यादा है और यहाँ पर आकर्षण कम है। यहाँ पर आकर्षण ज्यादा है, यहाँ पर आकर्षण क्या है, कम है। अगर आकर्षण ज्यादा है तो हमें ऊर्जा भी ज्यादा देनी होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ऑर्डर होना चाहिए था ये वाला, बेरिलियम की ज्यादा होती है आयनन ऊर्जा बोरोन से। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि समझाइए कि बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरोन से ज्यादा होती है, क्यों। क्योंकि बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम जो होता है हमारे बेरिलियम की भेदन क्षमता s कक्षक की ज्यादा होती है और बोरोन की कम होती है। ये आपको यहाँ पर आंसर लिखना था।
फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 एंड 2p3। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 एंड 2p4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो अगर आप देख पा रहे हो ना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, पी के अंदर, इसके अंदर भी पी के अंदर ही। और मैं इसको आपको और से बनाकर बता दूं, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। हमने वेदन समझा से जस्ट पहले एक टॉपिक पढ़ा था, अर्धपूरित एंड पूर्णपूरित कक्षक। पढ़ा ना, नहीं पढ़ा तो आपने नोट्स बना रहे तो उसके अंदर चेक करो और कंटिन्यूस मतलब पढ़ाई पर ध्यान दो। नाइट्रोजन ये अर्धपूरित है और ये अर्धपूरित नहीं है ना। और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है, और जिनका स्थायित्व ज्यादा होता है उनकी आयनन ऊर्जा भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्रम क्या होना चाहिए था, ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए आयनन ऊर्जा। और सवाल आते हैं कि समझाइए कि नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्यों? तो रीजन आपको पता चल गया, अर्धपूरित एंड पूर्णपूरित कक्षकों के कारण। तो ये इनका ऑर्डर, रियल ऑर्डर क्या होगा, ये वाला, ये आपके एकदम सही है, ये ऑर्डर आपके एकदम सही है ना। ये वाला गलत है, गलत गलत गलत, ये एकदम सही है। ओके। और कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी होती है, तो अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये अक्रिय होती है, किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहती, ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहती है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहती है। ओके। तो इस वीडियो के अंदर लगभग मैंने आपको सारे बता दिया, आयनन ऊर्जा की परिभाषा बता दी है और इसको प्रभावित करने वाले कारक बता दिए, और जिससे सवाल आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो पूरी देखना आप। अगर वीडियो को आपको समझ में आ गई होगी तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करो, उनको भी बताओ, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।